वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर। आज चलिए एक क्लास और हो जाती है और इस क्लास के बाद अब कल से आपको एक नई क्लास मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहली जानकारी ये कि कल चैनल में इंग्लिश इमोशन पढ़ा था और आज इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर पढ़ा हुआ है। तो दोनों में से किसी चैनल को भी सर्च करने पर मेरा चैनल आ जाता है, इसलिए सभी बच्चे इसमें कोई दिक्कत ना समझें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को शेयर भी कर दें, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि चैनल रीस्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इस बात को ज़रूर सपोर्ट करें। और जो बच्चे नहीं जान पाए हैं उनको बताएं, इसीलिए अभी मतलब अचानक से लाइव आना या ये सब थोड़ा सा कनेक्टिविटी अभी हो जाए, जितने बच्चे मतलब नहीं जानकारी में हैं उनको पता चल जाए तो फिर लाइव शुरू किया जाएगा। और तब तक इसीलिए अभी आज की क्लास ये रहेगी और कल की क्लास थोड़ा डिफरेंट रहेगी। तो धीरे धीरे 2-3 क्लास में और फिर एक दिन लाइव शुरू किया जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो यहाँ पहला दिया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ वन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन। जैसे कहते हैं कि किसी व्यवसाय में जो व्यक्ति नया होता है उसको यहाँ पर बात की जा रही है कि उसको क्या कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए वन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन, जो प्रोफेशन में नया हो। तो जो नॉन्स होता है वो नॉन्स का मतलब होता है अति सूक्ष्म अंतर, जो बहुत छोटा बारीक अंतर होता है उसको नॉन्स कहते हैं। पन का मतलब स्लेश से होता है और जो टायरो लिखा होता है यही आपका सही आंसर है, क्योंकि वंडल जो लिखा हो वो बर्बर या बहसी होता है। बहुत ही क्रूर आदमी को वंडल कहा जाता है। और ये जो टायरो है ये नया होता है, जो व्यवसाय में उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी है। छोटी सी क्लास है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक सुने और अच्छा कंटेंट है ये। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किस तरह से ये वर्ड्स लिए गए। ईजली ड्यूप्ड और फूल्ड लिखा है। ड्यूप्ड का मतलब होता है ठगा जाना, फूल्ड का मतलब मूर्ख बनाया जाना। यानी जिस व्यक्ति को आसानी से मूर्ख बना दिया जाए और ठग लिया जाए उसको क्या कहते हैं। बायगॉट का मतलब कट्टर होता है और जो गलीबल होता है वो सीधा साधा भोला भाला होता है। रेडिक्यूल का मतलब उपहास या मजाक होता है। वनरेबल का मतलब सम्माननीय होता है। तो यहाँ गलीबल आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि यही व्यक्ति होता है जिसको आसानी से, थोड़ा भोला भाला सीधा साधा होता है, जिसको थोड़ा ये कह देते हैं कि वो मासूम है या बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्लेवरनेस नहीं होती है। तो गलीबल यहाँ पर बी नंबर, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद है आपका अटॉनमेंट फॉर वन सिंस। जैसे कोई पाप करता है, अपराध करता है, फिर उसके लिए अटॉनमेंट जो होता है वो अटॉनमेंट माने पश्चाताप होता है, पछतावा करना, प्रायश्चित करना। तो जो इलाइट दिया हुआ है ये संभ्रांत व्यक्ति के लिए कहा जाता है। फिर इसके बाद इग्नोरेमस जो लिखा है ये मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति होता है। फिर जो इंसेंडियरी लिखा हुआ है ये आपका होता है उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब आग लगाने या भड़काने वाला। रिपेंटेंस माने पश्चाताप होता है। तो इस एक्शन को, इस फीलिंग को कि किसी के पापों के प्रति जो प्रायश्चित होता है उसको रिपेंटेंस कहते हैं। ऑप्शन आपका डी सही है। तो ये बहुत ध्यान से सुने और इसके लिए आप थोड़ा प्रिपरेशन जो आपकी होगी वो थोड़ा सा इसमें नयापन आ जाएगा। तो हैविंग अगला है, हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ और एवर्जन टू समथिंग।
सेंस देखिए मिलाना पड़ता है। इसके बाद 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन चुनना पड़ता है। चैलेंज उस समय होता है जब हमें चारों का कुछ अता पता नहीं होता है, और एक एक क्वेश्चन के लिए जब स्ट्रगल होता है तब उस क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आती है। एग्ज़ाम हमने भी दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम बच्चे भी दिए हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि वो परीक्षा का दौर, जिस समय आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, उस सीट पर बैठे होते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, और जो क्वेश्चन आपको आ रहा होता है उसकी फीलिंग कैसी होती है, जो नहीं आ रहा होता उसके प्रति कैसी होती है, ये सभी को अनुभव है। तो यहीं उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हैविंग और इन्वॉल्विंग, हैविंग माने होना, इन्वॉल्विंग माने इन्वॉल्व होना, एंड एक्सट्रीम और इरेशनल फियर, बहुत तीव्र और या फिर गैर तार्किक डर ऑफ किसी चीज़ का, और एवर्जन या फिर एवर्जन माने अरुचि, टू समथिंग माने किसी वस्तु, मतलब किसी वस्तु के प्रति यदि बहुत तीव्र अरुचि है या फिर उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा तर्कहीन या बेमतलब का डर है, और उसमें आप अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, अर्थात उसमें आप प्रवेश कर जाते हैं या वो पर हावी हो जाता है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, वो आदमी को क्या कहा जाता है कि जब वो ऐसे मतलब सिचुएशन में जा कर के फंस जाता है, तो वायलियंट माने वीर होता है, बहादुर आदमी को वायलियंट कहा जाता है, और इसका कोई सेंस इससे मिलता नहीं है। स्टाउट माने होता है मोटा ताजा, यानी हट्टे कट्टे को स्टाउट कहा जाता है, बलवान आदमी को, इसका भी सेंस नहीं मिल रहा है। फोबिक सभी जानते होंगे, फूल हार्डी का मतलब अक्खड़ होता है, मूर्ख टाइप के व्यक्ति को फूल हार्डी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी नहीं मिल रहा, सभी जानते हैं फोबिक होता है। अब इसको समझना, इसको, इस पूरे को समझना, और जब ये समझ में आ जाता है तो फिर ऑप्शन सी पकड़ में आ जाता है। इसके बाद है आपका लिखा हुआ ए पर्सन हु प्रिजर्व्स स्किन ऑफ एनिमल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों की खाल को संभालता है, सुरक्षित रहता है, सहजता है, या उसको मतलब किसी तरह से स्टोर करता है। बाइलोक्विस्ट जो होता है, तो बाई लगा होता है तो हमेशा दो का अर्थ देता है, जो दो आवाज़ में बात करता हो उसको बाइलोक्विस्ट कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि ही वन हु स्पीक्स इन टू वॉइसेस, जैसे वॉइस चेंजर होता है ना, एक आवाज़ में अपनी रियल वॉइस में बोल रहा है, फिर एक थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करके बोलता है। तमाम लोग ऐसे होते हैं जो किसी और की भी भाषा निकाल कर बात कर लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट अपनी जो कॉमन लैंग्वेज है या कॉमन टोन है उससे हट के जो बात कर, कभी सब में नहीं होता पर ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, तो उसको बाइलोक्विस्ट कहते हैं। तो यहाँ चूँकि स्किन ऑफ एनिमल्स लिखा है, इसका तो कोई इसका कॉन्टेक्ट है नहीं, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, फिलोलॉजिस्ट का मतलब भाषाविद होता है, ठीक, जो भाषा से प्रेम करता है उसको फिलो, हालांकि फिलो एक रूट वर्ड है जिसका सेंस लव से है, प्रेम से है, लेकिन लॉजिस्ट मतलब लॉजी कोई भाषा हो उससे प्रेम करने वाले को फिलोलॉजिस्ट, तो भाषा से प्रेम करने वाले को। टैक्सीडर्मिस्ट, देखिए डर्म शब्द जो होता है वो स्किन से रिलेटेड होता है, इनमें रूट वर्ड होते हैं, और संभवतः कल क्लास में रूट वर्ड की ही ले सकता हूँ, तो उसमें आपको इन चीज़ों की गहराई पता चल जाएगी। हालांकि इसमें आपका टैक्सीडर्मिस्ट ही सही है। ओक्यूलिस्ट का मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ, जो आँखों को देखता उनकी बीमारी अथवा चश्मा आदि बनाने का जो काम करता है वो, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही है। चूँकि देखिए इनको पढ़ लेना अच्छी बात है कि सेल्फ स्टडी में भी ये समझ में आते हैं, लेकिन अगर इनका एक्सप्लेनेशन होता है और कोई एक्सप्लेन करता है या आप ही एक्सप्लेन करते हैं तो फिर ये भूलता नहीं कभी, ये चाहे जब ट्राई कर लेना। जैसे ईडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, तो ज़्यादातर तो फ्रेजेस जो होते वर्बल फ्रेज होते हैं, उनका कोई एक्सप्लेन नहीं होता, एक्सप्लेनेशन नहीं, तो उनकी कोई डायरेक्ट या सरफेशियल मीनिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे ईडियम्स होते हैं तो ईडियम्स की कभी कभी ज़्यादातर सेंस निकल आता है, तो ईडियम्स गारंटी नहीं है कि उसके हमेशा मीनिंग निकल आए,
लेकिन बन जैसे मान लीजिए ए बोटल नेक है, तो नेक माने गर्दन, बोटल माने होता है बोतल। अब बोतल की गर्दन जैसे बोटल नेक का मतलब हो गया ऑब्स्टिकल, यानी बाधा या रुकावट। तो जैसे कोई लिक्विड बोतल में भरा हो, जब वो गर्दन की तरफ आएगा तो गर्दन सक्रिय होती है, तो उस लिक्विड को निकलने में थोड़ा अवरोध उत्पन्न करेगा, मार्ग सकरा हो जाता है। तो उस बोटल नेक से रुकावट शब्द का ऐसे इडियोमेटिक सेंस का कभी कभी अर्थ ये निकलता है। वैसे जो सिंपल होते हैं उनका सबका निकल आता है। लेकिन तो जब एक्सप्लेनेशन से हम पढ़ लेते हैं तो फिर वो इडियम्स हो या वन वर्ड्स हो वो भूलता नहीं। अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपने जीवन में कोई लास्ट प्रदर्शन किया हो, अंतिम कोई उसने मंच पर आकर के अभिनय किया हो, इसके बाद फिर न किया हो, या कोई गीत गाया हो, या फिर कोई उसने रचना लिखी हो, कुछ भी मतलब ऐसा जो जीवन का अंतिम उसका ये परफॉर्मेंस रहा हो। वो परफॉर्मेंस जिस तरह से भी किया हो, सिंगिंग, डांसिंग, कोई क्रिएटिंग वर्क्स, पोएट्री, लेसन, ड्रामा, कोई भी चीज़ ऐसी जिसने मतलब उसने अपने जीवन में अंतिम बार परफॉर्म किया हो, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रोग्नोसिस का मतलब रोग निदान होता है, रोग के लक्षण आदि बताने आदि को प्रोग्नोसिस कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से आप समझिए तो ये लर्न हो जाए। इलेजी का मतलब शोकगीत होता है, और मेमोयर का मतलब संस्मरण होता है, कोई वृतांत होता है। मेमोयर संस्मरण जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो, वो संस्मरण होता है, कोई कथानक, कोई वृतांत जो जिसको लोग याद करके सुनते हैं, सुनाते हैं। फिर ये स्वान सॉन्ग होता है, स्वान सॉन्ग होता है, यही आपका ये लास्ट परफॉर्मेंस जिसका होता है उसको स्वान सॉन्ग कहा जाता है। हालांकि इसमें सॉन्ग वर्ड दिया हुआ है, लेकिन ये केवल गीत से ही संबंधित नहीं कि उसने गाया हो तभी कहेंगे, नहीं, कोई रचना लिखी हो, कुछ अभिनय किया हो, कोई भी बुक लिखी हो, लेकिन उसके जीवन का वो अंतिम हो, इसलिए उसको भी स्वान सॉन्ग कहेंगे। ठीक, यहाँ डी नंबर आपका सही होगा। तो मैं ये बता रहा था कि अगर हम इस तरह से एक्सप्लेन करके समझें तो वो फिर भूलता नहीं। ईटिंग मड, देखिए मड माने मिट्टी या कीचड़, मड या मिट्टी यानी कीचड़ आदि को खाने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पर समझना है। काफ़ी टिपिकल वर्ड दिए हुए हैं। इक्विवोरस का मतलब होता है जो घोड़े आदि के मांस को खाकर जीवित रहता है। वैसे इस वर्ड को मैंने सर्च किया है तो मिला तो यही है, और अगर बच्चों को इसके विषय में कोई और जानकारी हो और एक्सप्लेनेशन उनको पता हो तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। लिमिवोरस ये पक्का यही होता है, क्योंकि लिमी शब्द, लिम शब्द जो होता है ना, मिट्टी से संबंधित होता है। तो ये जैसे कुछ कीड़े आदि या प्राणी होते हैं जो मिट्टी, जैसे केचुआ आदि होता है, ऐसे बहुत सारे भूमि पर रहने वाले कीड़े होते हैं जो मिट्टी खा के जीवित रहते हैं, और फिर इसके बाद उनसे जो है बहुत उपजाऊ या कार्बनिक चीज़ें मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको लिमिवोरस कहते हैं। कैल्सीवोरस वो होता है जो कैल्शियम से युक्त पदार्थों को खाता है, उसको कैल्सीवोरस कहते हैं। फ्रक्टिवोरस वो होता है जो फल आदि का उपभोग करता है, फलों को खाता है प्रचुर मात्रा में, उसको फ्रक्टिवोरस कहते हैं। तो ये फल को खाने वाला, कैल्शियम युक्त चीज़ें खाने वाला कैल्सीवोरस। लिमोरस मिट्टी को खा करके जो जीवित रहते हैं उनको लिमोरस। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में मुझे जो मिला वो मैंने बताया आपको कि जो घोड़े आदि का मांस खा करके जीवित रहते हैं या जीते हैं उनको एक्विवोरस कहते हैं। इसके बारे में कोई और जानकारी मिले तो आप ज़रूर मेंशन करें। वैसे मुझे यही मिला, मैंने वो बता दिया आपको। तो क्योंकि कभी कभी होता है बुक्स में या किसी शब्दों में कोई हल्का फुल्का डिस्प्यूट होता है कि डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैंने वो बात पूरी तरह से आपको क्लियर बता दी, उसमें कोई इधर उधर बहकाने वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैनिया फॉर ट्रैवल, जिसको
यात्रा करने की सनक होती है उन्माद। देखिए मानिया शब्द जो, जैसे फोबिया शब्द है, डर का प्रतीक है वो, मानिया शब्द उन्माद, ये सनक का, जैसे किसी को ना किसी चीज़ की सनक लग जाती है कि वो उसको किसी भी परिस्थिति में, सिचुएशन में करता ही करता है, उसको सनक या उन्माद, पागलपन जैसे कहते हैं। तो यात्रा करने का जिसको ज़्यादा उन्माद होता है, उत्साही होता है, उसको क्या कहते हैं? ड्रोमोमैनिया लिखा है यहाँ पे, ड्रोमोमैनिया लिखा है। तो इसका मतलब होता है भ्रमण करने का सनक। हालांकि आंसर आपका मिल गया है, यही है, पर और बाकी देख लेते हैं। हाइपोमैनिया जो लिखा हुआ है, ये बहुत अधिक चिड़चिड़ा या बहुत अधिक खुश रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। जो वैसे ज़्यादातर तो इसको चिड़चिड़ा होने की अर्थ में प्रयोग किया, क्योंकि हाइपो बना है ना, तो हाइपर शब्द से रिलेटेड है, जैसे बहुत जल्दी हाइपर होता है व्यक्ति। अब मैनिया मानो उन्माद हो गया, तो हाइपर होने का जो उन्माद होता है उसको कहते हैं यहाँ पर तो हाइपोमैनिया। अच्छा, जो लिखा मेगालोमैनिया, तो मेगालोमैनिया का मतलब होता है अहंकार का उन्माद, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर अहंकार की भावना चलती रहती है, तो वो अहंकार में ही जीता है, ये मेगालोमैनिया होता है। निम्फोमैनिया का मतलब होता है मतलब जो एक्सट्रीम डिज़ायर ऑफ ओवर सेक्स, बहुत ज़्यादा सेक्स करने की जो डिज़ायर रखता है या तीव्र इच्छा होती है, तो उसको निम्फोमैनिया कहते हैं। फिलहाल आपका ऑप्शन यहाँ सही है, ए। इसके बाद 9 नंबर, वन हु सडनली गेंड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, जिसको अचानक से नई संपत्ति, शक्ति और सम्मान प्राप्त हुआ हो। अचानक से नहीं, एकदम से मतलब कोई तरक्की कर जाता है, बहुत ज़्यादा अमीर, पैसे वाला, मान सम्मान, शक्तिशाली, मतलब काफ़ी पावर वाला आदमी हो जाता है, डोमिनेंट, उसको क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट, ये तो अहंकारी होता है। इम्पोस्टर माने ठग या धोखेबाज होता है। और परवेन्यू, इसके माने नया नवाब होता है। इसका मतलब बर्तन धोने की जगह होती है, मांजने की जगह, ये आपका सही है। परवेन्यू माने होता है नया नवाब, जैसे कोई एकदम से अचानक राजा बना हो या नवाब बन गया हो, या उसके अंदर इस तरह का जमींदार टाइप का भाव या उसकी स्थिति बन गई हो, तो उसको परवेन्यू कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद है एन एसोसिएट इन क्राइम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार मैंने देखा है परीक्षाओं में। क्राइम में जो एसोसिएट करता है यानी साथ देता है, उसको क्या कहते हैं? एकम्प्लिस कहते हैं, सह अपराधी। ऑप्शन आपका यही सही है, ए। बाकी कैलस माने निर्दयी होता है, और इटिनरेंट जो लिखा हुआ, इटिनरेंट ITINERENT, ये भ्रमणकारी होता है। और फिलिस्तीन माने आपका अशिक्षित व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर सही है, सह अपराधी को एकम्प्लिस कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, लास्ट में सी आए तो ऐसा चाहता है तो वो फिर पूरा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आपका, मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन दैन एज ए मैन, इम्पोर्टेंट, मतलब एक ऐसा आदमी जो पुरुष की बजाय स्त्री की तरह ज़्यादा बिहेव करता है। उसकी आवाज़ स्त्री की तरह लगेगी, टोन बहुत मोटा ताज़ा होगा, लेकिन बिल्कुल पतली सी आवाज़ औरतों की तरह निकलती है। और उसके चलने का ढंग, उसके बात करने का ढंग, हाथ लहरा कर बात करना, मतलब उसी तरह का कुछ स्टाइल वुमनिश होता है इन हैबिट, लिखा होता है वन हु इज़ वुमनिश इन हैबिट्स, ऐसा भी दे सकता है और ऐसा भी दे सकता है। तो ये बाइप्ड लिखा है, बाइप्ड माने द्विपद होता है जिसके दो पैर होते हैं। इफेमिनेट माने यही होता है स्त्रैण, जिसको कहा जाता है हिंदी में स्त्रियों की तरह होने वाले। ग्रेगारियस माने झुंड में रहने वाले प्राणी, या सुसामाजिक भी कहते हैं, जो समाज में रहता हो, झुंड में रहता हो। ये किसी भी प्राणी के लिए, ह्यूमन के लिए भी कहा जा सकता है, एनिमल्स के लिए भी कहा जा सकता है। और इनएलिनेबल, ये इनएलिनेबल जो होता है ये अविच्छेद होता है। एलियन का मतलब अपरिचित, अजीब, जो अलग से कोई अलग का व्यक्ति आ जाए उसको कहते हैं, और जो अलग ना हो सके उसे अविच्छेद कह देते हैं, यानी जिसको हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, बी नंबर। एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनना, यही आपको इसको जो है लर्निंग करने में हेल्प करेगा।
मजबूत कर देगा। स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प। लिस्प माने तुतलाना, स्टैमर माने हकलाना। तो अगर कोई हकला कर या तुतला कर बात करता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्टटरिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है हकलाना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। लेकिन मेलिलोक्वेंट क्या होता है, डेंटिलोक्वेंट क्या होता है और फैटिलोक्वेंट क्या होता है? इनकी मीनिंग ज़रा गौर सुनिए। मैंने पहले कहा कि इनका एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेलिलोक्वेंट का मतलब मधुरभाषी होता है। इसके माने मधुरभाषी, ध्यान से सुनना, ना मिले कहीं तो नोट जरूर कर लें। डेंटिलोक्वेंट का मतलब जो दांत के अंदर बात करता हो या मुंह के अंदर बात करता हो तो उसको डेंटिलोक्वेंट कहते हैं। और चूँकि डेंटिस्ट दांतों की तरफ इशारा करता है, डेंटिलोक्वेंट जो दांत के भीतर यानी मुंह के भीतर बात करता है। फैटिलोक्वेंट का मतलब होता है जो फ्यूचर की बात करता हो, यानी प्रोफेटिक टाइप का होता है, फोर टेलिंग सेंस रखता है, आगे का बता देता हो, भविष्य काल को बताने वाले को फैटिलोक्वेंट कहते हैं। क्योंकि ये फेट से बना, FATE, फेट से बना, फेट माने भाग होता है तो फैटिलोक्वेंट बना दिया। और लोग क्यों आप समझते होंगे, बोलने से सेंस लिया जाता है, ये रूट वर्ड। स्टटरिंग माने हकलाना होता है, वही स्टैमरिंग होता है। लिस्प माने तुतलाना होता है। दोनों बातें एक ही तरह से ली जाती। तो ऑप्शन आपका डी सही है। इसके बाद आपका है एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क, यानी जो काम करने की बहुत अत्यधिक डिज़ायर रखता हो, एक्सट्रीम डिज़ायर या एक्सेसिव डिज़ायर काम करने का, तो उसको भी मैनिया कह सकते हो आप। तो एथनोमेनिया, आइसलोमेनिया, आइडोलोमेनिया और अर्गोमेनिया। आंसर तमाम बच्चों को आता होगा, पहला वाला सही है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। पर ये काम करने की सनक होती है, काम के प्रति अत्यधिक समर्पण जो होता है ना, उसको अर्गोमेनिया कहते हैं। आइडोलोमेनिया का मतलब होता है ए डिवोशन टू आइडल्स। ये आइडल से बना, आइडल माने मूर्ति, मतलब जो मूर्तियों के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता है, बहुत ज़्यादा समर्पण रखता है, मूर्ति पूजा, मूर्ति उपासना में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, उसको आइडोलोमेनिया कहते हैं। मैनिया क्या है? मैनिया है किसी चीज़ का एक्सट्रीम लेवल। अगर हम मैनिया वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ के प्रति एक्सट्रीम लेवल होता है। मतलब एक्सट्रीम क्या होता है? वो होता है बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, जो उचित सीमा उससे बाहर की सिचुएशन को, कंडीशन को मैनिया कहते हैं। तो वही है आइडोलोमेनिया। आइसलोमेनिया द्वीपों को प्रति जो उत्साह रखता है, या आइलैंड से बना है, मतलब द्वीपों, जैसे आइलैंड होते हैं, द्वीप होते हैं ना, वहाँ जाना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में कुछ भी मतलब मतलब उनके प्रति जो उसके अंदर भावना या उत्साह जागृत होता है, तो उसको आइसलोमेनिया कहते हैं। एथनोमेनिया क्या होता है? एथनोमेनिया आपका जातीय उन्माद होता है। क्योंकि एथनोलॉजी होती है ना, किसी जाति विशेष का अध्ययन करने को एथनोलॉजी कहते हैं। कई बार पढ़ा होगा आपने। तो एथनोमेनिया जो होती है, जाति के प्रति उन्माद जो होता है, जातीय उन्माद को एथनोमेनिया कहते हैं। एनीवे, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो गो अहेड। नेक्स्ट नंबर 14, दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से दूर होता है। वैसे तो जैसे सेंट्रीफ्यूगल होता है, और जैसे एक अपकेंद्र होता है, केंद्रीकरण होता है, तो उनके वर्ड अलग होते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए उनमें कौन सा होगा? सेंटर जो लिखा है, केंद्र से जो चीज़ दूर होती है। अच्छा, केंद्र का मतलब होता है जैसे कोई पॉइंट होता है, ठीक है। अगर आप उससे हट कर के चल रहे हैं, हट के बात कर रहे हैं, हट के काम कर रहे हैं, तो समाज उसको क्या मानता है? समाज उसको सनकी मानता है। देखिए, इसमें जो रूट वर्ड है सेंट से है, सेंटर से है, इसलिए इसेंट्रिक। और इसेंट्रिक माने होता है सनकी, जो सेंटर पर रह के बात नहीं करता। जैसे कहते हैं, जैसे चार लोग कोई बात करें, पांचवा उस चीज़ से हट कर के बात करें, चार लोग कहें अरे यार बड़ा सनकी है ये, बड़ा अजीब आदमी। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। और इक्लेटिक क्या होता है? इक्लेटिक आपका उदार या चैनशील, जिसको लोग चुनाव कर लेते हैं, प्रेम करते हैं, वो उदार ही हो सकता है। एलिप्सिस का क्या मतलब होता है? एलिप्सिस का मतलब न्यून पद होता है। न्यून पद मतलब जिसके पैर कम हो या छोटे हों, उसको कहते हैं। तमाम ऐसे कीड़े प्राणी होते हैं।
इक्विन का मतलब अश्व संबंधी होता है। अश्व संबंधी जैसे ईटिंग मड में आपका इक्विवोरस मिला था, उसमें घोड़े के मांस खाने की बात की गई थी, आपको पीछे मिल जाएगा। इसी तरह इक्वाइन लिखा हुआ है, अश्व संबंधी बात जब होती है तो उसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे लिया जाएगा। अगला है आपका वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली, अर्थात प्रैक्टिकलिटी लिखा हुआ है। तो यहाँ प्रैक्टिकलिटी का मतलब व्यवहारिकता को जो महत्व देता है, जिसको जो व्यवहारिक वाद, जैसे जो चीज़ व्यवहार में होती है ना, उसी की कीमत समझता है। जो प्रैक्टिकलिटी ये जो लिखा हुआ है ये प्रैक्टिकल से बना है। प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक होता है, तो व्यवहारिक का तो प्रैक्टिकलिटी माने व्यवहारिकता हो गया, यह व्यवहारिकवाद हो गया। अब व्यवहारिकवाद का मतलब हो गया कि जो हम व्यवहार में रखते हैं दैनिक क्रियाकलापों, दैनिक जीवन में, उसी को वैल्यू समझता है, बाकी और आगे पीछे का ज़्यादा वो माइंड करता नहीं है। खैर जो भी है, यहाँ पर मीनिंग देख ली जाती हैं। एपोथियोसिस का मतलब होता है गुणगान। चूँकि थियो शब्द आपने देखा होगा देवताओं से संबंधित है, तो गुणगान का मतलब जो देवताओं की अर्चना, पूजा, वंदना, अभिनंदन करता हो, एपोथियोसिस कहते हैं। उसी को गुणगान कहते हैं या देव वंदना कहते हैं, तो उसी को एपोथियोसिस कहते हैं। थियोलॉजी जैसे होता है ना, मतलब देवताओं का शासन या देवताओं का अध्ययन करना, जैसे थियोक्रेसी होता है, वो होता है धर्मतंत्र या देवतंत्र। तो तमाम ऐसे होते हैं, थियोलॉजी, थियोक्रेसी और यहाँ पर थियोसिस। तो थियो शब्द रूट वर्ड का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप रूट वर्ड कवर कर लेते हैं, आई थिंक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस विल बी ईजिली कंप्लीटेड। बिलीव ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कवर करनी चाहिए, जो यहाँ पर रूट वर्ड की बात होती है। तो कल तो अगर प्रिपरेशन हो गई तो कल इसी की क्लास रहेगी, आपको उसका बहुत आनंद मिलेगा। प्लाइबल जो है ये प्लाई से बना है। प्लाई माने लचीला होता है, प्लाइबल माने भी होता है जो लच जाए, झुक जाए, जिसको हम फ्लैक्सिबल कह सकते हैं। तो प्लाईवुड जो आती है ना, बहुत पतली लकड़ी, जो थोड़ा सा सॉफ्ट तो नहीं कहेंगे पर लचीला कहेंगे उसको, उतना ज़्यादा नहीं। अब तो बहुत अलग अलग तरह के हार्ड प्लाई भी आती है, पर बोलते उसको प्लाई ही है। तो यहाँ प्लास्टिक प्लाई जैसे आती है। तो प्लाइबल माने लचीला होता है। प्रैग्मेटिस्ट का मतलब होता है अभिमानी। जो ईगोटिस्ट होता है ना, उसको प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं। और रियलिस्ट माने यथार्थवादी होता है। आपका ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि डी नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चलते हैं आगे की ओर। ओ क्लास इज़ ओवर नाउ। चलिए, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, कंटेंट्स कैसा लगा, और क्या आप लोगों सब तक मतलब ये वीडियो शेयर कर देंगे या सभी को इस बात की जानकारी दे देंगे कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और फिर किसी न किसी दिन से बस मतलब वेरी शॉर्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस। सो कीप वॉचिंग एंड कीप इन टच, कीप अटैचमेंट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसी संख्या में और उसी उत्साह के साथ क्लास को ज्वाइन करें, तो अत्यधिक आनंद आएगा पढ़ने का भी और क्लास में ज्वाइन करने का भी। नए पुराने बच्चों का जो समागम हमारी क्लास में होता है, तो हम तो कभी भूलते नहीं उनकी बातें, उनका बोलना, उनके कमेंट्स, उनका प्यार, स्नेह, सम्मान, जो हमेशा मेरे मन में रहता है, दिल में रहता है। ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो फिर पता चलता है कि कौन बच्चा कब पढ़ गया और कैसे, कहाँ है, क्या कर रहा है। ये एक अद्भुत कनेक्टिविटी है जिसका आनंद तो वही समझ सकता है जो इसका आनंद लेता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें जो बच्चे नहीं किया हो, और शेयर ज़रूर करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर रखना पड़ेगा कि शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ जो लोग सफल हो रहे हैं। और मिलते हैं कल। सभी को
राधे राधे।